नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आर री एग्जाम 2023 जो कि 25 में होने वाला है। वर्तमान समय का सबसे तल्ख जो प्रश्न है, जो सबके दिमाग में चल रहा है कि अगर ये एग्जाम हमको देना है और इसको क्रैक करना है तो अंत समय में क्या पढ़ें, क्योंकि लगभग 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो अंतिम समय में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो एक सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी हम लेकर आए हैं। जैसे ज्योग्राफी का डिस्कशन हमने किया है, हिस्ट्री का, ऐसे पॉलिटी, इकोनॉमी और हिंदी में तो सारे सब्जेक्ट आपको, मतलब सारे टॉपिक्स पढ़ने ही हैं। यहाँ पर कई सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स में कौन से टॉपिक्स पढ़े जाए। तो ये 2 महीनों की ये रणनीति है। तो इतिहास के महत्वपूर्ण जो अध्याय हैं, जिनको पढ़ के मान के आप चलिए कि 70 से 80%, 80% तक आप मान सकते हैं कि प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इतिहास का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है, और चाहे वो पीसीएस की बात हो चाहे आरओ की बात हो, दोनों में इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब भर के ऊटपटांग प्रश्न पूछे जाते हैं। और यूपी कमीशन की खास बात यह है, जैसे यूपीएससी में मॉडर्न पढ़ के काम चल जाता है, यूपी कमीशन में ऐसा नहीं होता है। इसके सिलेबस को अगर हम देखें तो 3 भागों में हम बांट सकते हैं, और उसका पहला जो भाग है उसको प्राचीन भारत के नाम से जानते हैं या प्राचीन इतिहास के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन इतिहास में हम क्या पढ़ें, ठीक इसी तरीके से प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन भारत में हम क्या पढ़ें, और उसके बाद में आधुनिक भारत में हम क्या पढ़ें, ये हमको देखना है। और लगभग सेलेक्टेड टॉपिक, अब आप कई बार आपको लगेगा कि सब तो आप बता ही रहे हैं, सारे टॉपिक आप बता दे रहे हैं, लेकिन लगभग इसमें सेलेक्ट करने की कोशिश हमने की है कि इनको अगर आप पढ़ लेते हैं तो काफी कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, आसान हो जाएगा रिवीजन करना, क्योंकि अंतिम समय का सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिवीजन। सबसे पहले हम चलते हैं प्राचीन भारत की तरफ। प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो शुरुआत ही होती है सिंधु घाटी सभ्यता से। भारत की पहली व्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। खास करके आपको ध्यान देना है प्रमुख स्थलों पर, नदियों पर, सिंधु सरस्वती सभ्यता, और कौन सा स्थल कहाँ पर था। उत्तर प्रदेश में आप आएंगे तो कहाँ पर क्या, इसका विस्तार कितना था, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, तो ये स्थल भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में कौन सा प्रमाण कहाँ से मिला है, कौन सी चीज़ें कहाँ से उत्खनित हुई हैं, प्रमाण का मतलब यही है। उत्तर प्रदेश में कौन से स्थल हैं जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आप तैयार कर लेंगे। तो काफ़ी, मतलब कम समय में, ये मान के चलिए कि ये ज़्यादा नहीं होगा, 5 7 पेज का अगर आप पूरा काम कर लेंगे ठीक ठाक, तो आपका काम यहाँ से बन जाएगा। वैदिक काल, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये 5 पेज बहुत है, बहुत ज़्यादा है। वैदिक काल और वैदिक साहित्य जो है, तो इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनके बारे में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस वेद में क्या दिया हुआ है, किस वेद के बारे में, जैसे ये भी कुछ प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, जैसे उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में जब ट्रांजिशन फेज था तो क्या परिवर्तन हुआ, महिलाओं की दशा कब सही थी, कब वो खराब हुई, क्या परिवर्तन आया। मातृ सत्तात्मक व्यवस्था पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इन सारे, और महिलाओं को, जैसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है उपनयन संस्कार के बारे में, तो इसके निहितार्थ हैं कि उपनयन संस्कार का अधिकार अगर महिलाओं को है तो उसके क्या निहितार्थ हैं, ये आपको थोड़ा सा पढ़ते समय समझना चाहिए, है ना। जैसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो लड़कियां होती थी उनको दुहिता कहा जाता था, तो दुहिता क्यों कहा जाता था, हिंदी में भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा समझ कर आप करेंगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरा, जब आप आएंगे यहाँ पर तो देखेंगे आर्यों का जब आगमन होगा, वर्ण व्यवस्था, उपनिषद का उदय, तो इन सब पे आप प्रश्न जब देखने लगेंगे तो समय सीमा आप देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो आप देख लीजिएगा, सामाजिक धार्मिक प्रथाओं पर आधारित प्रश्न जो भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपसे चर्चा की, इनको देख लीजिएगा तो ये प्रश्न हो जाएंगे। मान के चलिए 4 to 5 पेज यहाँ पर भी आपको खर्च करना है, या थोड़ा सा 6 पेज आप रख लीजिए, 6 to 7 पेज, और यहाँ से आप करके तो आपका आसानी से एक बढ़िया शॉर्ट नोट बन जाएगा। बौद्ध और जैन के बारे में बात करें, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2-3 सवाल हर बार हर परीक्षा में यूपीएससी तक में पूछे जाते हैं, और आपको बहुत आसानी से यहाँ पर सवाल मतलब हो भी जाएंगे। और बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अटपटा टाइप का पढ़ना है, उटपटांग पढ़ना है। अगर पीवाईक्यू आप कर लेते हैं यहाँ से, और कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं, जैसे लूसेंट टाइप की कोई किताब ले लेते हैं, उससे भी पढ़ लेते हैं, लूसेंट के अलावा आपके नोट्स हैं उनसे पढ़ लेते हैं, कोई भी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, तो यहाँ से प्रश्न आसानी से आप कर पाते हैं, है ना। जैसे इसमें पढ़ते समय ध्यान रखना है, जो महत्वपूर्ण जितनी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
प्रथम हमेशा अच्छे से पढ़ना है, अंतिम हमेशा अच्छे से पढ़ना है, और कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है तो उसका स्थल क्या है, जैसे कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ पर परिनिर्वाण हुआ, किस घटना को क्या कहा जाता है, प्रथम उपदेश कहाँ दिया, अंतिम उपदेश कहाँ दिया, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, सबसे ज्यादा रातें कहाँ पे बिताई, प्रथम शिष्य कौन थे, और महिलाएं कब प्रवेश कर रही हैं, क्योंकि महिला, आप देखेंगे किसी भी विषय को आप पढ़ते हैं तो महिलाओं को पैरेलल आपको लेके चलना होता है। सच पूछिए तो आधा विश्व महिला होना चाहिए, लेकिन कुछ सेपियंस का दिमाग गलत दिशा में डेवलप हुआ तो बहुत सारे कारण रहे, और महिलाओं की संख्या वैसे ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन उनको पैदा होने नहीं दिया जाता है, तो जो सेक्स रेशियो है वो सही नहीं रह गया। लेकिन आपको तो साथ में लेके चलना ही है, तो हर जगह महिलाओं के बारे में थोड़ी सी बातें अच्छे तरीके से आपको तैयार करनी है। 5-7 पेज का नोट्स यहाँ पर भी आप एक जिस्ट बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य, मगध से मौर्य साम्राज्य की स्थापना, पूरा उत्तर भारत, 137 वर्षों तक का राजवंश के द्वारा जो शासित समय रहा है, उसके दौरान जो भी घटनाएं हुई हैं, जो घटित होती हैं, उनसे आपको प्रश्न मिलते रहते हैं। इसमें सम्राट अशोक ने जो कलिंग युद्ध के नरसंहार के बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया, तो ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। तो बौद्ध धर्म के बारे में आपसे खूब सवाल पूछे जाते हैं। फिर उसका वो प्रचार करेंगे, किसको श्रीलंका भेजा, किसको चाइना भेजा, कहाँ कहाँ भेजा, कैसे क्या किया, क्या योगदान रहा है बौद्ध धर्म के विकास के बारे में। तो क्या बौद्ध धर्म को मानते थे तो अन्य धर्मों का क्या विरोध करते थे, थ्योरेटिकल प्रश्न ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको तैयार करेंगे। क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी, शिलालेख, पाटलिपुत्र की राजधानी से जुड़े प्रश्न, और पुराने जो प्रश्न आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको फैक्ट मिल जाएगा, उससे आपका काम चल जाएगा। गुर्जर प्रतिहारों की तरह मौर्य साम्राज्य के शासन संस्थान पर भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब पदाधिकारी इंपॉर्टेंट हो गए, शासन व्यवस्था कैसे चलेगी। जैसे आप भी शासन व्यवस्था में शामिल होंगे, आप एसडीएम बनेंगे, आप आरओ बनेंगे, आप बीओ बनेंगे, किसी भी परीक्षा में जब आप परीक्षा दे रहे होते हैं तो उस प्रयास यही होता है कि आप शासन या प्रशासन में शामिल हो। तो शासन या प्रशासन में शामिल होकर आप क्या करना चाहते हैं, महत्व आप अपना बढ़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए हर समय के पद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, फिर आप आएंगे गुप्त साम्राज्य में, तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम इसको क्यों कहा जाता है, और इस पर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मुख्य परीक्षा के लिए ऐसा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इस समय के जितने भी, जैसे जिस क्षेत्र में जो पुरोधा रहे हैं, जो अगवाकार रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, जो उस समय के संगठन रहे, शिक्षा संस्थान रहे हैं, तो उन सब के बारे में आप तैयार करिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो गुजरात से बंगाल तक, हिमालय से नर्मदा तक जो फैलाव आप देखते हैं पूरे साम्राज्य का, तो अब केवल साम्राज्य ही नहीं पढ़ लेना कि ऐसे फैला था और उसमें क्या क्या हो रहा था, इसको भी पढ़ना है। कहने का मतलब इन टॉपिक्स को आप कवर कीजिएगा। और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा है जरूरी है कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चर में सारा कुछ आ जाता है, क्या वहाँ पर साहित्य का विकास हुआ, कैसे वहाँ पर समाज का विकास हो रहा था, कैसे वहाँ पर जो पतन हुआ जिन राजवंशों का, तो उसके पीछे क्या कारण थे। क्योंकि संस्कृति जब नष्ट होती है तो उसकी भरपाई फिर नहीं हो पाती है। जैसे कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसके ऊपर एक दाग लग गया, समाज ने दाग लगा दिया कि सामाजिक तौर पर यह व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है, तो अब उसकी विद्वता सारी बेकार हो जाती है। आपने कई उदाहरण देखे होंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान देना यही चाहिए कि आपका जो व्यक्तित्व है वो हमेशा समाज की नज़र में अच्छा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करें, समाज की नज़र में अच्छा बने रहें, इसको मेंटेन रखना होता है। और बड़े बड़े राजवंश आप देखेंगे, अभी आप मध्यकाल में आएंगे, जब आप पढ़ेंगे वहां पर मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको कई ऐसे मिलेंगे जिनको कोई मतलब ही नहीं था कि कैसे हमारा साम्राज्य मेंटेन रहेगा, क्या रहेगा, कैसे प्रशासन चलेगा, कैसे व्यवस्था चलेगी। वो अपने में मस्त थे, सब गायब हो गया। तो इसीलिए कल्चर यहाँ पर सबसे ज्यादा, कल्चरल जो डेवलपमेंट है या जहां पर अवनति आपको जहां पर भी नजर आएगी, उसको ध्यान रखिएगा। 5-5, 7-7, 8-8 पेज का दोनों में आप नोट्स बनाइए। मान के चलिए 8 पेज का यहाँ पर नोट्स बनाइए। नोट्स में छोटा लिखिएगा, कंसाइज लिखिएगा, काम की चीजें लिखिएगा। और 8-10 पेज का यहाँ पर भी आप नोट्स बनाइए। तो आपका ये पूरा आप देखेंगे 8-8, 16 और 16-5, 21, 21 और 11, 20, 22, 23 पेज में आपकी पूरी प्राचीन भारत के इतिहास की वो सामग्री आपके पास आ जाएगी, जो बड़ी कंसाइज होगी, बहुत ज़्यादा कंसाइज होगी, इंपॉर्टेंट होगी। थोड़ा सा उसमें गोला वोला बना के, फ्लो चार्ट बना के चीज़ों को व्यवस्थित कर लीजिएगा और आपके दिमाग में ये बैठ जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं मध्यकालीन भारत। अब आपको अगर ये काम बड़ा उलझाऊ लग रहा है कि इन चीज़ों का रिवीजन आप कैसे करेंगे, पूरा पूरा बड़ा बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे, तो ये कोर्स हम चलाने जा रहे हैं जो आरओ का क्रैश कोर्स है। 50 दिनों का ये प्रोग्राम है जिसकी शुरुआत 26 मई से हो रही है। 21 जुलाई तक इसको हम चलाएंगे, पूरा लाइव होगा और इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं होंगी।
और जीएस और हिंदी दोनों को हम डिस्कस करेंगे। लगभग 200 घंटे का ये क्लासरूम प्रोग्राम आपके इन्हीं तरीके के रिवीजन के लिए बनाया गया है कि विषयवार आप ऐसे रिवीजन कर सकें। तो और 1 साल के करंट अफेयर को भी हम आप इसमें आपको मिल जाएगा, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए भी है, और जिसने सब कुछ पढ़ा है उनके लिए भी इसलिए है क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। चलते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। दिल्ली सल्तनत, प्रतिहार वंश, मुगल साम्राज्य, अन्य क्षेत्रीय राज्य। दिल्ली सल्तनत से प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक जो सुल्तान है, हर एक जो शासक है, उसके बारे में जब भी पढ़िए तो उसका शासन पढ़िए, और शासन जब आप पढ़ेंगे तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़िए, और उसके आप यहाँ पर भी संस्कृति को जरूर पढ़िए। सांस्कृतिक क्या विकास उस समय उसने किया है, तो सांस्कृतिक विकास को ये देखिए, और इसी में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यही 3 चीजें हैं जिनसे वो मिल। व्यक्तिगत जीवन से बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन किसी को कोई उपाधि दे दी गई है, किसी को कोई ऐसा कुछ कहा गया है जो यूनिक आपको लग रहा है, तो वो पूछ लिया जाता है। अब जैसे महिला यहाँ पर अगर शासक बनी तो रजिया सुल्तान इंपॉर्टेंट अपने आप हो जाती है, क्योंकि ये उस समय एक महिला का शासक बनना बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। अरे शासक बनना नहीं, उस समय तो प्रधान जैसे पद पे पहुंचना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो कौन सा पीरियड है उस समय देखिए। महिलाओं की स्थिति अभी भी एक विशेष वर्ग विशेष में आप देखेंगे तो उनको भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं नहीं मिली है। वैश्विक स्तर पर देखें, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में ये मुद्दा है। और उस समय अगर एक महिला बैठती है गद्दी पर तो वो कोई छोटी बात नहीं होती है। प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें तो ये वंश अरब आक्रांताओं के विरुद्ध प्रमुख रक्षा कुंभ की तरह इसने काम किया था, यानी कि इन्होंने विरोध किया था। नागभट्ट प्रथम द्वारा स्थापित राजवंश, ये सारी चीजें आप पढ़ते चले जाएंगे। गुर्जर प्रतिहार से हमेशा यूपी कमीशन ने ठीक ठाक सवाल पूछे हैं, आरओ में भी सवाल पूछे गए हैं, तो आपकी ये तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मुगल साम्राज्य में आप आते हैं। बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। सारी लड़ाइयों का, सारे युद्धों का क्रमवार विवरण आपके दिमाग में होना चाहिए। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो है कालानुक्रम में व्यवस्थित करने का। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के जो ये सवाल हैं ये आप तभी कर पाएंगे तो थोड़ी सी किस्से कहानी के साथ आप चीज़ों को पढ़ेंगे। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर लगभग 10 पेज का आपका नोट्स एक होना चाहिए आपके पास, 4 पेज का यहाँ पर एक नोट्स होना चाहिए, और यहाँ पर अगर सारे काम आप करेंगे तो लगभग 10 पेज का नोट्स एक यहाँ पर भी आपका शॉर्ट नोट बनेगा। इसमें अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में 10-10, 15-15, 20-20 इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं याद रहती है उनको नोट करेंगे। जो याद रहती है, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया, दिल्ली की मस्जिद किसने बनवाया, जामा मस्जिद कहाँ है, ये सब नहीं, कुतुब मीनार का निर्माण, ये याद है तो इसको नहीं लिखना है। जो नहीं याद है उस पर आपको काम करना है। नोट्स बनाते समय सबसे बड़ी गड़बड़ी आप लोग यही करते हैं कि आप सब कुछ नोट करने लगते हैं। जिसमें सब कुछ नोट है उसको किताब कहते हैं। जो नोट्स होता है वो आपका व्यक्तिगत होता है। कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि आप अपना नोट्स दीजिए, वो मेरा नोट्स है, वो आपके काम नहीं आएगा, और आपका नोट्स मेरे काम नहीं आना चाहिए। नोट्स वही है जो हमने नोट किया है अपने लिए। तो आप नोट्स जब बनाइए तो आपको जो ना आता हो उसको नोट करिए, ये ध्यान रखिए। तो ये सारी चीजें आप लिखेंगे जो आपको नहीं आती हैं। मुगलों का पतन कैसे हुआ, औरंगजेब के बाद में क्या कारण थे, कैसे कौन कौन प्रमुख शासक थे, उनकी कुछ उपलब्धियां रही हैं, तो उनको आप लिस्टिंग करिए और तैयार करिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी खूब पूछी जाती है। फिर अन्य क्षेत्रीय राज्य, दिल्ली सल्तनत के काल में फिर बंगाल, मालवा, और इसके बाद की जो स्थिति रही है, जब 1707 में मृत्यु हो जाती है किसकी, कौन मर जाता है, औरंगजेब। तो औरंगजेब के बाद की क्या स्थिति होती है, ये सब आप पूरा पढ़ेंगे। यहाँ पर आपसे 2-3 क्षेत्रों से बहुत अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। यहीं पर आप भक्ति सूफी आंदोलन को कवर करेंगे, और इनकी जितने भी ये शासक हुए हैं सबकी स्थापत्य कला से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप करेंगे। पृथ्वीराज चौहान पे प्रश्न पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी, इनके साथ कोई था, इनके विरोध में कोई था। बड़े आदमी का विरोध करने वाला भी बड़ा बन जाता है, आपको पता है। रास्ते में आप जा रहे हैं और कोई बड़ा आदमी मार खा रहा है तो आप उसको कम देखेंगे जो मार खा रहा है, आप देखेंगे मार कौन रहा है। ये सबसे बड़ी बात। जूता किसके हाथ में है, लोग इंक फेंक देते हैं, जूता मार देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो चोट पहुंचाना उनका लक्ष्य नहीं होता है कि चोट पहुंचा दिए, चोट पहुंचाना लक्ष्य नहीं होता है। वहां पर लक्ष्य होता है कि हमारा विरोध देखो, हम इतने बड़े व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं। तो जो भी हुआ वो, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, मुगल नहीं रह जाते हैं, उसके बाद की, और पृथ्वीराज चौहान के साथ में जो भी लोग थे जिन्होंने अच्छा किया बुरा किया, सारी इतिहास के बारे में तो हम यहाँ नहीं बता सकते। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संलग्न चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई बार मेन स्ट्रीम आपसे नहीं पूछी जाती है, उससे इधर उधर की चीजें पूछी जाती हैं, तो उसको तैयार रखिए। तो आरओ में यहाँ से सवाल खूब पूछे गए हैं,
तो लगभग ये मान के चलिए कि आपको लगभग 6-7 पेज का यहाँ पर भी नोट्स बनाना चाहिए। तो पूरा 10-7-17 और 10 पेज यहाँ और 4 पेज यहाँ, यानी कि 20-21 पेज में आपको मेडीवल का भी ऐसे नोट्स बना लेना है। तो अभी टोटल आपके पास 30-40 पेज, 40 पेज हो गए, 42-43 पेज हो गए प्राचीन और मध्यकालीन भारत। अब हम आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास पर। शुरुआत करेंगे इन्वेंट ऑफ, जब यहाँ पर आते हैं ब्रिटिशर्स आते हैं, उसमें पुर्तगालीज आते हैं, और वहाँ से शुरुआत हम करेंगे। और शुरुआत करने के बाद में सबसे पहले यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो यही है कि जब 1857 की क्रांति हुई, स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो उसके पहले की थोड़ी सी भूमिका, ये ऐसा नहीं है कि अचानक हो गया था। तो शुरुआत कहीं ना कहीं आपकी 1757 से होगी, थोड़ी सी भूमिका बांधते हुए महत्वपूर्ण जो संधियां हुई हैं, साथ साथ में जो एक्ट रहे हैं, जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 का, ये सब थोड़ा सा कवर, क्योंकि एक संवैधानिक विकास की यात्रा भी वहां से शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को पैरेलल लेते हुए आप चलेंगे। ब्रिटिश शासन और प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष से आप बहुत सीरियस हो जाएंगे और इसको पूरा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ खूब ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त फिर होता है 1 नवंबर 1858 से, एक नया फेज शुरू होता है। तो वो कैसे भारत के नक्शे पे क्या प्रभाव डालता है और उसका क्या महत्व था, ये काम आप करते चले जाएंगे। सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलन पर आप जोड़ देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग आपका 10 पेज का यहाँ नोट्स बनना चाहिए, और कम से कम आप मान के चलिए कि 5 पेज का आपको यहाँ पर भी नोट्स बना लेना है। इसमें वही बातें नोट करनी है, चाहे सती प्रथा हो, बाल विवाह हो, जातिवाद हो। अब राजा राम मोहन राय के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो एक हेडिंग डालिए राजा राम मोहन राय, और राजा राम मोहन राय के बारे में 1 पेज का नोट्स बनाइए, और उसमें राजा राम मोहन राय जी से व्यक्तिगत जो प्रश्न पूछे जाते हैं संबंधित, उनको तैयार करिए, और इनके जितने भी कार्य हैं, इनकी जो इनकी जो विचारधारा है, एकेश्वरवाद में विश्वास करना, इनकी जो पढ़ाई लिखाई है, माना जाता है कि 12-14 भाषाओं का ज्ञान इनको था, तो ये, और फिर कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई, कैसे कैसे कार्यों से ये संबद्ध रहे, इसको 1 पेज में नोट करने का काम करिए। और जैसे ये काम आपका हो जाएगा तो रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा, और ये काम आप एक बार कर लेंगे तो आगामी कई परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत उपयोगी आपके लिए साबित होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती पे आप नोट्स बनाइए आधे पेज में, आधे पेज से ज़्यादा इनके ऊपर नोट्स नहीं बनेगा। हम तो कह रहे हैं 1/3 पेज में बन जाएगा, उसी में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आप जो जानते हैं उसको मत नोट करिए। आपको पता है कि वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो आप उसको मत नोट करिए, है ना। आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी, मत नोट करिए। जो चीज़ें नहीं पता है वो आपके नोट्स में होनी चाहिए। तो इस तरीके से 5 पेज 6 पेज में, अब आप कितने बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लिखावट क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा। ये नोट्स आप बनाइए, लेकिन कंसाइज होना चाहिए। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे आप आइए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको कम से कम 20 पेज खर्च करने हैं, कम से कम 20 पेज खर्च करने हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आप शुरू करिए, और वहाँ से शुरू करके जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता है, यहाँ तक आपको पढ़ना है। इसमें नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को उठाइए। मान लो आपने उठाया महात्मा गांधी को, तो महात्मा गांधी को आपने उठाया, तो गांधी के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं उनको 2-4 पेज में नोट कर डालिए। आपने उठाया मान लीजिए कि नेहरू के बारे में, तो जितना भी इनका, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो संवैधानिक विकास में योगदान है, उसको एक जगह नोट करिए। आपने कोई भी नेता को उठाया, इसमें सारे नेताओं का नाम नहीं लिखा है, जैसे मान लीजिए गंगाधर तिलक जी को उठाया, 1 पेज में इनके बारे में नोट्स बना लिया, ठीक है। आपने मान लीजिए कि कांग्रेस के बारे में आपको नोट्स बनाना है, तो कांग्रेस को उठाया, तो कांग्रेस के जितने भी महत्वपूर्ण सेशन हुए हैं, इंपॉर्टेंट सेशन हुए हैं, अधिवेशन हुए हैं, तो उन अधिवेशनों को नोट कर डाला। और जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पर उठाया वायसराय के बारे में नोट्स बनाना है आपको, तो वायसराय आपने उठाया, तो वायसराय के बारे में आपने क्या किया, जितनी भी इंपॉर्टेंट, सारे नहीं, जो जो इंपॉर्टेंट रहे हैं 10, 15, 20, उनके बारे में आपने नोट्स बना लिया। 2-2, 3-3 काम उनके समय क्या हुए हैं उनको आप नोट करते चले गए। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि आपकी एक कंसाइज वे में पूरी ऐसी तैयारी हो जाएगी जो आपको रिवाइज करना बहुत आसान रहेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को बहुत सही से पढ़िएगा, इस पे पेज भी आपको ज़्यादा खर्च करने हैं, और इस तरीके से आपका पूरा ये कंप्लीट हो गया। अब इसको करते समय एक मान लीजिए कि आपने गदर आंदोलन पढ़ा, तो तुरंत सैन फ्रांसिस्को पहुंचिए। इसको यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान में महेंद्र प्रताप पहुंचे, तो आप अफगानिस्तान में थोड़ा सा देखिए उसको मैप में, ठीक है ना। कोई सिंगापुर पहुंच गया, तो सिंगापुर क्यों पहुंच गया, सिंगापुर की ऐसी स्थिति क्या थी, आप भी सिंगापुर थोड़ी देर के लिए जाइए, मैप में ही सही। कोई यहाँ से प्रभावित हो रहा है यूरोपियन क्षेत्र से, है ना, तो अब स्वतंत्रता संघर्ष में ऐसा क्यों हो रहा है,
रशियन रिवॉल्यूशन से कोई क्यों प्रभावित हो रहा है, जापानीज से क्यों प्रभावित हो रहा है, जर्मन से क्यों प्रभावित हो रहा है, इसके बारे में। फिर आपका जब संविधान बनेगा तो अलग अलग स्रोत, कनाडा से क्या लिया गया है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है ना, यूरोपियन कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ से क्या लिया गया है। तो इसको थोड़ा सा मैप से रिलेट करके देखने में ये होता है कि आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाते हैं। जब आप तथ्य भूलने लगते हैं तो आपको मैप याद आता है और आपको लगता है कि ये चीज़ तो वहाँ से ली गई थी, है ना। जैसे अमेरिका है, अमेरिका हमेशा लेने की बात करेगा, देने की बात कभी नहीं करेगा। तो अब अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। और कर्तव्य की बात आएगी तो वो अमेरिका वाले नहीं। अभी भी विश्व में यही कर रहा है। कुछ ऐसा दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान जो अमेरिका ने किया, है ना, युद्ध तो खैर हो ही नहीं पाया, लेकिन जो भी झड़प हुई या जो भी हुआ तो तुरंत सीज फायर कराया। तो सीज फायर कराने की उसकी क्या नियतार्थ था? ऐसा क्या आप कभी सोच पाते हैं? इतिहास में भी आपको ऐसे सोचना है कि एक एक घटना क्यों जरूरी है आपको पढ़ना, और क्यों ऐसी घटना घटित हुई उस समय, ऐसी परिस्थितियों में आज उसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। इतिहास में तो तुरंत यही बात आएगी ना भाई। इतिहास आप देख नहीं सकते कि लाओ चलो आज प्रयोग करके देख लेते हैं, गांधी जी को लाते हैं और एक बार फिर रिहर्सल कराते हैं, गांधी मार्च निकलवा देते हैं, है ना। नेहरू जी को लाते हैं और वो दिखवाते हैं उनसे फिर से सब लोगों को कि चलो प्रस्ताव कैसे पेश किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। ऐसा आप नहीं कर सकते। तो वही जो आपको पढ़ने को मिला है उसी में एनालिसिस आप करेंगे, एनालाइज करेंगे तो ये हो जाएगा। इतिहास की किसी भी करेक्टर को जिंदा करना कमलेश्वर जी के ही बस की बात है। ऐसा अगर आपको पढ़ना है तो कभी कितने पाकिस्तान पढ़िएगा, लेकिन परीक्षा के लिए नहीं। कितने पाकिस्तान पढ़ेंगे तो उसमें अकबर भी आएंगे, उसमें औरंगजेब भी कब्र से उठ के आएंगे और उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन अभी आपका समय है कि आप अपने सिलेबस को कवर करें। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम आप अपने आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप अपने आप नहीं कर सकते तो हमारे साथ आप जुड़ के करें। करना आप ही को है। हम आपके साथ रहेंगे तो आपको बहाना मिलेगा, हम आपके साथ रहेंगे तो आप ना चाहते हुए भी कई बार कामों को इनको करेंगे और समराइज वे में, एक कंसाइज वे में पूरा सिलेबस रिवाइज करके आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका पेपर अच्छा होगा। अगर आपको लगता है कि ये पूरा वीडियो आपके किसी काम का है, अगर आपको लगता है कि इसकी बताई गई रणनीति अगर आप फॉलो करेंगे और उसमें से प्रश्न आ सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपकी परीक्षा की इस यात्रा में उपयोगी है, तो मेरे ख्याल से एक लाइक का बटन आप दबा सकते हैं, अगर आपका मन हो तो। और अगर आपको लगता है कि आप जैसे किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपयोगी है तो आपको इसको शेयर करने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि जिस सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आपने बना ली है उसको पढ़ते रहिए।